डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिकल नेचर ऑफ डीएनए का टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने न्यूक्लियोटाइड जो कि बेसिक यूनिट है डीएनए आरएनए का, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, जो कि 3 होते हैं: पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। जिसमें पेंटोज शुगर 2 किस्म का होता है, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, और नाइट्रोजनस बेसिस भी 2 किस्म के होते हैं, प्यूरीन्स, पायरामिडीन्स। प्यूरीन्स की एग्जांपल में गवानीन, एडिनिन है। पायरामिडीन्स की एग्जांपल में साइटोसिन, यूरासिल और थायामीन है। फॉस्फेट ग्रुप है, ये तीनों चीज़ें मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। और इसमें से अगर हम फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दें तो वो बच जाता है न्यूक्लियोसाइड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, और जिस के ज़रिए ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होते हैं इसको कहा जाता है फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी कह सकते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज भी इसको आप कह सकते हैं। तो वो बॉन्ड जिसके ज़रिए न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होते हैं उस बॉन्ड को कहा जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। The covalent bond by which nucleotides are connected with each other is known as phosphodiester bond. Dear students, हम जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें एक अदद पेंटोज शुगर है। इस पेंटोज शुगर का ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 और 5 नंबर कार्बन इसका रिंग से बाहर है। इस 5 नंबर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप, ये कार्बन नंबर 5। इस कार्बन नंबर 1 के साथ लगा हुआ है नाइट्रोजनस बेस। ये एडिनिन, गवानीन, थायामीन, साइटोसिन में से कोई भी हो सकता है। हम इसको C लिखते हैं, इसका मतलब है ये साइटोसिन है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है क्योंकि इसके 3 कंपोनेंट हैं। ये इसमें नाइट्रोजनस बेस है विच इज़ कनेक्टेड विद कार्बन नंबर 1। ये इसमें पूरा पेंटोज शुगर है। ये इसके कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये तीनों कंपोनेंट्स मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड, और ये न्यूक्लियोटाइड है साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। आप इसको कह सकते हैं कि ये है CMP। CMP का मतलब है साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। अब एक और न्यूक्लियोटाइड है, उसमें भी इसी तरह पेंटोज शुगर है, और ये पेंटोज शुगर जो है इसमें भी इसी तरह 5 कार्बन्स हैं। इसके ये कार्बन नंबर 1 पोजीशन 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, और 5वीं पोजीशन रिंग से बाहर है। इसके कार्बन नंबर 1 पर फॉर एग्ज़ाम्पल जो नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है वो है डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस, जिसको हम कहते हैं थायामीन या एडिनिन या गवानीन में से कोई भी है, हम एडिनिन लिख लेते हैं। अब ये जो कार्बन नंबर 5 इसका रिंग से बाहर है, इसके साथ जुड़ा हुआ है एक अदद फॉस्फेट ग्रुप, और वो फॉस्फेट ग्रुप इस तरह से कनेक्टेड है कि इस कार्बन नंबर 5 को लिंक कर रहा है इस कार्बन नंबर 3 के साथ। ये फॉस्फेट ग्रुप इस कार्बन नंबर 3 को इस कार्बन नंबर 5 के साथ लिंक कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है इसका नाम हमने कहा है साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड का नाम है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। साइटिडीन मोनोफॉस्फेट एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ कनेक्टेड है इस बॉन्ड के ज़रिए, और इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड का। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस बॉन्ड को ओपन करके बनाएं तो हम देख सकते हैं इसमें एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 है और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5 इसमें इन्वॉल्व है। अगर हम इसको ओपन करके ड्रॉ करें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ये C3 है,
यानी जो एंटीरियर पर, इन फ्रंट पर न्यूक्लियोटाइड मौजूद है उसका कार्बन नंबर 3 है। ये कार्बन नंबर 3 फॉस्फेट ग्रुप का ऑक्सीजन, फिर फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, अनदर ऑक्सीजन, और ये कनेक्टेड है कार्बन नंबर 5 के साथ। तो जो एंटीरियर पर न्यूक्लियोटाइड है इसका कार्बन नंबर 3 है, जो पोस्टीरियर पर न्यूक्लियोटाइड है इसका कार्बन नंबर 5 है। ये जिस बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, इस बॉन्ड को कहा जाता है फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज़ नोन एज फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड। इसमें कितने एस्टर बॉन्ड हैं? इसमें 2 एस्टर लिंकेज हैं। एक एस्टर लिंकेज है कार्बन नंबर 3 के साथ, एक एस्टर लिंकेज है कार्बन नंबर 5 के साथ। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मुताबिक जो एस्टर्स होते हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं। एस्टर लिंकेज इस तरह से ड्रॉ की जाती है कि इसमें एक अल्काइल ग्रुप है, इस अल्काइल ग्रुप के साथ ये कार्बोनाइल कार्बन, ये कार्बन जिसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो इसको कहा जाता है कार्बोनाइल कार्बन, और इसके साथ एक ऑक्सीजन लगा हुआ है और ये भी एक अल्काइल ग्रुप है। इस बॉन्ड को डियर स्टूडेंट्स कहा जाता है एस्टर। दिस लिंकेज इज़ नोन एज एस्टर लिंकेज। इसको अगर हम हाईलाइट करें तो ये वाला बॉन्ड जो है ये एस्टर है। अच्छा, अब अगर इस तरह से हो जाए, कार्बोनाइल कार्बन हो, इसकी दोनों साइड पर ऑक्सीजन हो और इस ऑक्सीजन के साथ दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप लगाओ, अब इसको आप क्या नाम दोगे? डाई एस्टर। इस लिंकेज को कहा जाएगा डाई एस्टर। इसके बाद अगर ये कार्बन रिप्लेस हो जाता है, ये कार्बन 3, ऑक्सीजन, फॉस्फेट ग्रुप, ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 5, OH, तो ये अब आप देख सकते हैं कि कार्बन रिप्लेस हो गया है फॉस्फेट ग्रुप के साथ, तो इसको नाम दिया जाएगा फॉस्फोडाईएस्टर। इसको कहेंगे फॉस्फोडाईएस्टर। तो फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड में कितने एस्टर बॉन्ड हैं? 2 एस्टर बॉन्ड है। एक एस्टर बॉन्ड है कार्बन नंबर 3 के साथ और दूसरा एस्टर बॉन्ड है कार्बन नंबर 5 के साथ। तो डियर स्टूडेंट, इस बॉन्ड को कहा जाता है फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द कोवेलेंट बॉन्ड और द केमिकल बॉन्ड बाय विच न्यूक्लियोटाइड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, जिसमें न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, इस बॉन्ड को कहा जाता है फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड। अगर इसको स्ट्रक्चरली ड्रॉ करना हो तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ करेंगे। एक न्यूक्लियोटाइड जो इन फ्रंट है, इंटीरियर है, इसका कार्बन नंबर 3, दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो पोस्टीरियर है इसका कार्बन नंबर 5। दे आर कनेक्टेड थ्रू दिस फॉस्फेट ग्रुप और इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी हम एक नंबरिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। वो ये कि अब ये जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए हैं तो इसका नाम रखा जाएगा डाई न्यूक्लियोटाइड। एक इसमें साइटिडीन मोनोफॉस्फेट है, दूसरा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, तो ये मॉलिक्यूल कहलाएगा डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई मीन 2, तो इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको कहते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड। अब इसका ये वाला एंड जो है ये कहलाता है 5 प्राइम। इस निशान को हम पढ़ते हैं 5 प्राइम, या आप इसको 5 एंड भी बोल सकते हैं, 5 प्राइम एंड भी कह सकते हैं। अब कौन सा एंड होगा जिसको 5 प्राइम या 5 एंड कहा जाता है? जिस तरफ फॉस्फेट ग्रुप हो, और उसकी वजह यह है बिकॉज दिस फॉस्फेट ग्रुप इज़ कनेक्टेड टू द कार्बन नंबर 5 ऑफ पेंटोज शुगर, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये 5 एंड है, 5 प्राइम है। इसका ऑपोजिट एंड, ये वाला एंड, इसको कहा जाएगा 3 प्राइम या 3 एंड। और 3 प्राइम या 3 एंड वो एंड होता है जिस तरफ पेंटोज शुगर होता है, क्योंकि इस पेंटोज शुगर का ये कार्बन नंबर 3 फॉस्फोडाईएस्टर बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेगा। तो 2 डाई न्यूक्लियोटाइड हो तो जिस एंड के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप होगा वो कहलाएगा 5 एंड, जिस एंड के ऊपर पेंटोज शुगर होगा वो कहलाएगा 3 एंड। अब अगर इसमें तीसरा न्यूक्लियोटाइड आता है तो वो 5 एंड पर ऐड होगा या 3 एंड पर? तो वो डियर स्टूडेंट्स ऐड होगा
अब अगर इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे तो आप इसको कहोगे ट्राई न्यूक्लियोटाइड, 4 हो जाएंगे तो आप इसको कहोगे टेट्रा न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे हो जाएंगे तो आप इसको कहोगे पॉली न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे ये बात याद रखनी है कि ये पॉली न्यूक्लियोटाइड बनने की डायरेक्शन क्या होगी। इसकी डायरेक्शन होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इससे ये हमें पता चलता है कि जो तीसरा, चौथा, पांचवा यानी न्यू न्यूक्लियोटाइड्स वो कौन से एंड पर ऐड होंगे, 5 एंड पर या 3 एंड पर। तो न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड टू द 3 एंड। यहाँ हम लिख लेते हैं न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड टू 3 प्राइम। 3 एंड के ऊपर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे। सो द चेन विल ग्रो इन दिस डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो डियर स्टूडेंट्स, वो बॉन्ड जिसके ज़रिए न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होते हैं इसको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। केमिकल नेचर ऑफ डीएनए का टॉपिक जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था, मोस्टली चीज़ें हमने इसमें पढ़ ली थी, ये पार्ट हमारा इसमें रह गया था। अब इसमें पेज नंबर 130 अगर आप अपनी बुक का देखें, इसमें स्ट्रक्चर को ड्रॉ भी किया हुआ है। इसमें एक पेंटोस शुगर दिखाया, एक न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है, उसके बाद अनदर न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है। इंटीरियर यानी इन फ्रंट वाले न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 है, पोस्टीरियर वाले का कार्बन नंबर 5 है। दिस कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5 आर कनेक्टेड विद दिस फॉस्फेट ग्रुप, और इस बॉन्ड को, जिसको ये ग्रीन कलर से हाईलाइट किया गया है, इसको कहा जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये डिफ़ाइन करने के लिए आए तो आप इसको डिफ़ाइन करेंगे कि वो कोवेलेंट बॉन्ड जिसके ज़रिए न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं, इस बॉन्ड को कहा जाता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और इसका फिर ये आप स्ट्रक्चर भी यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो ये पार्ट हमारा केमिकल नेचर ऑफ डीएनए वाले टॉपिक में रह गया था। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पेज नंबर 29 का लास्ट पैसेज देखें तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन बताई गई है जिसको हम कहते हैं एरवन चार्गफ। तो ये साइंटिस्ट का नेम है एरवन चार्गफ। डियर स्टूडेंट्स, एरवन चार्गफ ने हमें बताया कि एडेनिन हमेशा डीएनए के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए पेयर बनाता है थायामीन के साथ। अब ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने डॉटेड लाइंस लगाई हैं, इसका मतलब है ये कोई केमिकल बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। और हाइड्रोजन बॉन्ड एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इसी तरह गवानीन जो है ये पेयर बनाता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए साइटोसिन के साथ। इसका मतलब होगा कि एडेनिन की क्वांटिटी थायामीन के बराबर और गवानीन की क्वांटिटी साइटोसिन के बराबर होगी। अब अगर आप इसमें देखें, ये दोनों जो बेसेस हैं ये हैं डबल रिंग वाले प्यूरीन्स, ये दोनों जो बेसेस हैं ये हैं सिंगल रिंग वाले पायरिमिडीन्स। इसका मतलब है पायरिमिडीन एडेनिन, प्यूरीन एडेनिन का पेयर पायरिमिडीन थायामीन के साथ है, प्यूरीन और पायरिमिडीन का पेयर है। इसी तरह गवानीन साइटोसिन में गवानीन प्यूरीन है और साइटोसिन पायरिमिडीन है, यानी प्यूरीन प्यूरीन पेयर नहीं बना सकते। थायामीन और साइटोसिन पायरिमिडीन पेयर नहीं बना सकते। एक डबल रिंग वाला होगा, ये जो प्यूरीन्स हैं ये होते हैं डबल रिंग, ये प्रीवियस लेक्चर में हम इनका स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। और पायरिमिडीन्स जो होते हैं ये होते हैं सिंगल रिंग। तो डबल रिंग वाले नाइट्रोजनस बेसेस सिंगल रिंग वाले नाइट्रोजनस बेसेस के साथ पेयर बनाते हैं, यानी प्यूरीन पायरिमिडीन पेयर बनाते हैं। और ये पेयरिंग रैंडम नहीं है, स्पेसिफिक है। रैंडम का तो मतलब होता कोई भी पेयर, गवानीन का पार्टनर साइटोसिन, साइटोसिन का पार्टनर गवानीन, इसको हम यूँ भी कहते हैं कि गवानीन का कॉम्प्लीमेंट है साइटोसिन, साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट है गवानीन। इसी तरह एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट थायामीन, थायामीन का कॉम्प्लीमेंट एडेनिन है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये थोड़ा एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। इफ डीएनए कंटेन 20% of adenine, what will be the amount of
साइटोसिन इन डीएनए। यानी हमारे पास एक इफ़ डीएनए कंटेन 20% एडेनिन, 20% डीएनए के मॉलिक्यूल में एडेनिन है, तो इस डीएनए के मॉलिक्यूल में साइटोसिन कितने % होगा? तो हमने कहा कि एडेनिन का पेयर थायामीन के साथ है, गवानीन का पेयर साइटोसिन के साथ है। जितनी अमाउंट एडेनिन की उतनी अमाउंट थायामीन की है, और जितनी अमाउंट गवानीन की उतनी अमाउंट साइटोसिन की है। अगर ये एडेनिन 20% है तो थायामीन भी तकरीबन कितना होगा? 20%। बाकी कितना बच गया? 20 + 20 40, बाकी बच गया 60, ये हो गया 40%। 60 में से 30% गवानीन होगा और 30% साइटोसिन। तो इस तरह इनमें से अगर किसी एक की अमाउंट हमें पता हो तो हम दूसरे की अमाउंट मालूम कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अब इसमें ये दो रिलेशनशिप्स हैं, इसका इसी तरह से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा रिलेशनशिप इसमें से करेक्ट है। वो आप इस एग्जांपल से भी कर सकते हैं। एडेनिन प्लस थायामीन इज इक्वल टू गवानीन प्लस साइटोसिन। क्या ये रिलेशनशिप ठीक है? ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है। उसमें आपने इस एग्जांपल में भी देख सकते हो कि एडेनिन और थायामीन का सम बराबर है 40 के, और गवानीन साइटोसिन का सम बराबर है 60 के। तो 40 और 60 तो बराबर नहीं हो सकते, तो ये इक्वल नहीं है। जो इक्वल रिलेशनशिप है वो ऐसे लिखा जाएगा, इनको ऐड करें, एडेनिन प्लस गवानीन यानी प्यूरीन्स का सम इक्वल है थायामीन प्लस साइटोसिन के सम के। अब आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमें सिर्फ क्वेश्चन में क्या बताया गया था? एक चीज़ बताई गई थी, और वो थी थायामीन 20%। तो हमने इससे फिर कैलकुलेट करके ये पता चलाया कि साइटोसिन कितना होगा। ठीक है, तो इसमें थायामीन की जितनी अमाउंट है उतनी ही एडेनिन की होगी, गवानीन की और साइटोसिन की बराबर होगी। तो इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने दो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं कि अगर चारों नाइट्रोजिनस बेसिस में से किसी एक की अमाउंट आपको बता दी जाए, इन चारों में से किसी एक की, तो आपने ये याद रखना है थायामीन एडेनिन थायामीन इक्वल होते हैं, गवानीन साइटोसिन इक्वल होते हैं। तो जिसकी अमाउंट दी हो आप रिस्पेक्टिवली बाकियों को कैलकुलेट कर लेंगे। और दूसरा ये कि कौन सा रिलेशनशिप ठीक है, क्या एडेनिन थायामीन का सम गवानीन साइटोसिन के सम के बराबर है? ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है। जो ठीक रिलेशन है वो ये है, प्यूरीन्स का सम, डबल रिंग वालों का सम पायरिमिडीन्स के सम यानी साइटोसिन प्लस थायामीन के सम के इक्वल होगा। ये रिलेशनशिप ठीक है। तो ये बात इसमें आप याद रखनी है। और ये रेशोज़ के बारे में हमें बताया था एरवन चारगफ ने। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो पेज नंबर 130 के लास्ट में एक और साइंटिस्ट का जिक्र है, द सिग्निफिकेंस ऑफ द रेगुलरिटीज़ पॉइंटेड आउट बाय चारगफ became obvious when the British chemist Rosalind Franklin carried out X-ray diffraction analysis of DNA। अब ये एक टेक्निक है किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटरमिन करने की, जिसको हम कहते हैं एक्स-रे डाइफ्रैक्शन एनालिसिस। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी MCQ भी अक्सर आता है, हु कैरिड आउट एक्स-रे डाइफ्रैक्शन एनालिसिस ऑफ DNA। तो अब हम जिस साइंटिस्ट का वर्क यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, उसका नाम है रोजालिंड फ्रैंकलिन। तो एक्स-रे डाइफ्रैक्शन एनालिसिस ऑन DNA was carried out by रोजालिंड फ्रैंकलिन। अब इसमें ये होता है कि इस मॉलिक्यूल को एक ख़ास मीडियम में सस्पेंड किया जाता है और उस मीडियम के थ्रू एक्स रेज को पास किया जाता है। अब जब मीडियम से DNA के मॉलिक्यूल के ऊपर एक्स रेज को बम्बार्ड किया गया है तो अपोजिट साइड पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स रेज हैं, बम्बार्ड की जा रही हैं। अब ये हमारा स्पेसिमन है और इस स्पेसिमन के अंदर DNA है। यहाँ पर एक फिल्म है या फोटोग्राफिक फिल्म है। अब ये एक्स रेज जब इस DNA के स्ट्रैंड से स्पेसिमन से पास करके इस फोटोग्राफिक फिल्म पे टकराएंगी तो इन एक्स रेज के पाथ के अंदर डिविएशन होगी। डाइफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि एक रे है वो सीधे स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही है, कोई ऐसा ऑब्स्टिकल जिसका साइज़ बहुत छोटा है, जिसका साइज़ उसकी वेवलेंथ के साइज़ के तकरीबन बराबर है,
वो उसके करीब से गुजरता है या उससे टकराता है तो उसके पाथवे में चेंज आ जाता है। एक तो होता है ना, देखें, एक होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एक किसी चीज़ से रेस टकराई वापस आ गई, रिफ्लेक्शन, किसी चीज़ से रेस टकराई उसमें से पास कर गई मगर उनका कोई एंगल वगैरह, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये है कि रेस ने सीधा पास करने की बजाय अपने पाथवे को जस्ट चेंज कर लिया, इसको कहते हैं डाइफ्रैक्शन। तो यहाँ पर एक्स रेज जब इस डीएनए के स्पेसिमेन से पास की तो सीधी गुजरने की बजाय कोई 20 डिग्री, कोई 30 डिग्री, कोई 40 डिग्री के एंगल से जाके स्ट्राइक की फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। अब उस फोटोग्राफिक फिल्म पे हासिल होने वाले पैटर्न से हम पता चलाएंगे कि किधर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, किधर ऑक्सीजन का, किधर नाइट्रोजन का। तो इस एनालिसिस को हम कहते हैं एक्स रे डाइफ्रैक्शन एनालिसिस। तो ये किसने किया है? रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। एक्स-रे डाइफ्रैक्शन एनालिसिस ऑफ डीएनए वाज कैरिड आउट बाय रोजालिंड फ्रैंकलिन। अच्छा, अब इस रोजालिंड फ्रैंकलिन को जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स थे ये एक बायोकेमिस्ट प्रोवाइड करता था। ये अगले पेज पे आप देखेंगे तो उसका भी नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, म्यूरिक विल्किंस। ब्रिटिश बायोकेमिस्ट म्यूरिक विल्किंस प्रोवाइड हु प्रिपेयर डीएनए फाइबर्स, जिसने डीएनए के फाइबर्स प्रिपेयर करके दिए रोजालिंड फ्रैंकलिन को, उसका नाम है म्यूरिक विल्किंस। तो ये दोनों का आपने नाम याद रखना है। अच्छा, अब ये तमाम डाटा जो प्रोवाइड किया लेवन ने केमिकल नेचर के बारे में, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के बारे में, फिर उसके बाद आगे चल के चारगफ ने वो जो बेसिस की रेशोज़ के बारे में बताया, फिर रोजालिंड फ्रैंकलिन का एक्सरे डाइफ्रैक्शन एनालिसिस है, म्यूरिक विल्किंस ने उसी की हेल्प की। इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल प्रपोज किया, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी यही वाला पार्ट जो है ना ज़्यादातर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कि डिस्क्राइब वाटसन एंड क्रिक्स डीएनए मॉडल। तो वाटसन और क्रिक के डीएनए मॉडल के मुताबिक डीएनए एक डबल हेलिक्स है। वाटसन एंड क्रिक्स डीएनए मॉडल। वाटसन और क्रिक के डीएनए के मॉडल के मुताबिक हम इसको ड्रॉ करते हैं। डीएनए के मॉलिक्यूल में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं। अब ये इस तरह से ये मैं स्ट्रक्चर एक ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली ये एक पेंटोज शुगर है, ये इसके साथ लगा हुआ फॉस्फेट ग्रुप है और ये इसके साथ लगा हुआ नाइट्रोजनस बेस है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी तरह इट इज़ अनदर पेंटोज शुगर, ये इसके साथ थायामीन फॉर एग्जांपल नाइट्रोजनस बेस लगा है, ये कार्बन 3, ये कार्बन 5 आपस में फॉस्फेट ग्रुप के ज़रिए जुड़े हुए हैं। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया। 2 न्यूक्लियोटाइड हैं तो इसको कहेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड। अब तीसरा न्यूक्लियोटाइड अभी आपको बताया था वो थर्ड एंड के ऊपर ऐड होता है। ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, इसका पेंटोज शुगर है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल ये गवानीन है। फिर अनदर न्यूक्लियोटाइड है, इसके पेंटोज शुगर है, इसका नाइट्रोजनस बेस है, कार्बन 3 और 5 इनके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के ज़रिए कनेक्टेड है। 5वां न्यूक्लियोटाइड है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के ज़रिए कनेक्टेड है और थायामीन फॉर एग्जांपल इसका नाइट्रोजनस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एंड आपको बताया था जिस तरह फॉस्फेट ग्रुप हो इसको बोलते हैं 5 एंड या 5 प्राइम, और इसका जो अपोजिट एंड है इसको बोलते हैं 3 प्राइम या 3 एंड। आप देख सकते हैं कि दिस चेन विल ग्रो इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब यहाँ पे जब 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, अब इसको डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। 3 ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा। जब ये बहुत सारे हो जाएंगे तो हम इसको कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो इसका मतलब ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। तो डीएनए के मॉलिक्यूल में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, वो एक दूसरे के अपोजिट और एंटी पैरेलल है वाटसन क्रिक के मुताबिक। इसका मतलब इसके सामने जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी उसमें भी इसी तरह पेंटोज शुगर होंगे और ये पेंटोज शुगर भी आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के ज़रिए कनेक्टेड होंगे, मगर इसकी डायरेक्शन में फ़र्क होगा। डायरेक्शन में फ़र्क का मतलब ये है
ये जो बॉन्ड है, एक का कार्बन नंबर 5, दूसरे का 3, फॉस्फोडाइस्टर, इट इज़ ऑल्सो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इट इज़ ऑल्सो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये भी क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब यहाँ पर लगा होगा फॉस्फेट ग्रुप, तो ये बन जाएगा 5 प्राइम। यहाँ पर लगा है पेंटोज शुगर, तो ये बन जाएगा 3 प्राइम। अब अगर इधर एडेनिन है तो इसके साथ होना चाहिए थायामीन, इनके बिटवीन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। इधर थायामीन है तो इधर एडेनिन, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। गवानीन है तो सामने साइटोसिन, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। साइटोसिन है तो गवानीन, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। थायामीन है तो एडेनिन, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह अगर आप इस चेन को देखें तो इसका 5 to 3 ये डायरेक्शन बनती है, ये भी 5 to 3 ग्रो की है इस डायरेक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक, द मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, स्ट्रैंड्स भी कहते हैं इनको, चेन्स भी कहते हैं। According to Watson and Crick, a molecule of DNA consists of 2 polynucleotide chains, and these 2 polynucleotide chains are opposite to each other and anti-parallel. Anti-parallel का मतलब है कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जिधर 5 प्राइम है, अपोजिट वाली का उधर 3 प्राइम है। इसका इधर 3 प्राइम है तो इसका इधर 5 प्राइम। तो ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स एक दूसरे के आमने सामने हैं, अपोजिट हैं और एंटी पैरेलल है। इसको आप यूँ समझ लें जैसे ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, ये मार्कर्स जो हैं, अगर आप इनको ऐसे प्लेस करते हैं तो ये पैरेलल है। जिस तरफ इसका कैप है इसका भी कैप है, इसकी टेल कह लें, इसको टेल है, ये पैरेलल। अगर हम इनको ऐसे अरेंज कर दें तो ये अब इनका अरेंजमेंट कहलाएगा एंटी पैरेलल। अगर इसका ये 5 एंड है तो ये 3 एंड है, फिर इसका 5 एंड है, इसका 3 एंड। तो इस तरह ये अपोजिट और एंटी पैरेलल अरेंजमेंट जो है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का है। तो पहला पॉइंट हो गया, अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक दैट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दीज चेन्स आर अपोजिट एंड एंटी पैरेलल टू ईच अदर, दीज चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय H बॉन्ड। H बॉन्ड का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो अभी हम पहले भी पढ़कर आए हैं कि एडेनिन थायामीन के बिटवीन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, गवानीन साइटोसिन एडेनिन थायामीन के बिटवीन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, गवानीन साइटोसिन के बिटवीन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिर तीसरी चीज़ इसमें है कि दीज 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर नॉट lying flat like this, they twist around each other and they will form a double helix। ये एक दूसरे के ट्विस्ट अराउंड होंगे और ट्विस्ट अराउंड होके बनाएंगे डबल हेलिक्स। इनका जो वन टर्न, इसके अंदर होंगे 10 बेस पेयर्स और वन टर्न का डिस्टेंस होगा 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर, और कंसेक्टिव बेस पेयर का डिस्टेंस 10 से डिवाइड कर दें। अगर हम इस डबल हेलिक्स को ड्रॉ करें तो इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसके साथ अनदर हेलिक्स है। अब ये क्या बन गया, डबल हेलिक्स। एक का इधर 5 एंड है तो दूसरे का इधर 3 एंड है, और ये इनके दरमियान नाइट्रोजनस बेसिस के पेयर हैं। एक टर्न की अगर आप बात करते हैं तो दिस इज वन टर्न कंसिस्ट ऑफ 10 बेस पेयर्स, और इसका डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम में 34 एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में 3.4 नैनोमीटर है। डियर स्टूडेंट, इस चीज़ को अगर आप बुक से देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो हमारी बुक में इसका डीएनए के डबल हेलिक्स, वॉटसन एंड क्रिक का जो डीएनए का मॉडल रिप्रेजेंट किया गया है, पेज नंबर ये बनता है हमारी बुक का 131। इसमें थोड़ी सी ये डबल हेलिक्स दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि डबल हेलिक्स का डायामीटर है 2 नैनोमीटर। उसमें एक स्ट्रैंड का जिस तरफ 5 एंड है तो अपोजिट वाले का 3 एंड है, इसका मतलब ये एंटी पैरेलल है।
एडेनिन थायामीन का पेयर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, गवानीन साइटोसिन का पेयर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। इनकी एक माइनर और एक मेजर ग्रुप मिलकर बनाती है 1 कंप्लीट टर्न, जिसका डिस्टेंस दिखाया गया 34 नैनोमीटर्स में, 3.4 नैनोमीटर्स में सॉरी, और एंगस्ट्रॉम में बनाएंगे तो ये 34 एंगस्ट्रॉम बन जाएगा। और कंजेक्टिव बेस पेयर्स का डिस्टेंस बनता है 0.34 नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में ये 3.4 एंगस्ट्रॉम बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर भी आप इसको देख सकते हैं, ये डीएनए का डबल हेलिक्स यहाँ पे शो किया गया है। तो इसके ये 3-4 मेन पॉइंट्स हैं वाटसन एंड क्रिक के मॉडल के। नंबर 1, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं। नंबर 2, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अपोजिट और एंटी पैरेलल है। इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स को आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड ने जोड़ के रखा हुआ है। एडेनिन थायामीन के बिटवीन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, गवानीन साइटोसिन के बिटवीन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। इनका डायामीटर यानी एक चेन से दूसरी चेन के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 2 नैनोमीटर है, और ये थ्रू आउट द लेंथ ऑफ डीएनए कांस्टेंट है। उसकी वजह ये है कि पेयरिंग होती है प्यूरीन और पायरिमिडीन की। इनके एक टर्न का डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम 3.4 नैनोमीटर है। कंजेक्टिव बेस पेयर्स के बिटवीन डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉम है। और इसका जो कंप्लीट टर्न है उसका डायामीटर इसका 2 नैनोमीटर, एक टर्न का डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम, कंजेक्टिव बेस पेयर का डिस्टेंस 3.4 एंगस्ट्रॉम है, और ये डबल हेलिक्स है। ये पॉइंट्स इसके याद रखने वाले हैं और साथ इसका आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है, एक तो इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर का जो टॉपिक था केमिकल नेचर ऑफ डीएनए उसको कंप्लीट किया है, और दूसरा जो मेन टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है वो है वाटसन एंड क्रिक्स डीएनए मॉडल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी। तो आज के लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स इधर ही हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।